स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। और 80 अधिवेशन आज आ पहुंचा है फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर एक तरफ गंगा है तो दूसरी तरफ जमुना है। और खास तौर पर अगर मैं फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो वो जाना जाता रहा है वीपी सिंह के लिए, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर प्रचार करते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के तौर पर यहां से जीतकर वो लोगों के बीच में पहुंचे। लेकिन क्या यहां पर विकास हुआ? तमाम वायदों के बाद भी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और फतेहपुर की शानदार जनता, खूबसूरत जनता इस वक्त मेरे बीच में मौजूद है। एक बार तालियों के साथ टीवी 9 भारतवर्ष आप सभी का स्वागत करता है। इन लोगों के मुद्दे होंगे, जनता का रिपोर्ट कार्ड होगा और मेहमानों से होगा सवाल जवाब। लेकिन उससे पहले फतेहपुर सीट पर यह रिपोर्ट आप हमारी देखिए। यूपी का फतेहपुर प्राचीन शहरों में से एक, जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। बात फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र की करें तो ये गंगा और यमुना के बीच बसा इलाका है। ये पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। उन्होंने लगातार 3 बार यहाँ से जीत हासिल की। 2014 में इस सीट से साध्वी निरंजन ज्योति जीतकर संसद पहुंची। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा समय में 5 सीटों पर बीजेपी और जहानाबाद सीट पर अपना दल एस का कब्जा है। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,20,000 मतदाता हैं। सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 24.75%, यहाँ करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं। इनके अलावा कुर्मी, निषाद और लोध समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम का न होना और विकास, रोजगार प्रमुख मुद्दा है। बात मिशन 2019 के महारथियों की करें तो बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को एक बार फिर मैदान में उतारा है। साध्वी निरंजन ज्योति मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राकेश सचान प्रत्याशी बनाए गए हैं। गठबंधन ने बीएसपी के सुखदेव प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। देखा आपने क्या कहते हैं फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण और साथ ही राजनीतिक समीकरण भी। और बीजेपी ने मोदी लहर में यहां पर जीत हासिल की थी। साध्वी निरंजन ज्योति यहां से सांसद बनकर लोगों के बीच से चुनी गई थी और बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। लेकिन सांसद महोदया ने यहां के लोगों के लिए विकास का कितना काम किया, इसका जवाब देंगे हमारे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, जिनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है अरुण जायसवाल जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत अरुण जायसवाल आपका। साथ ही राजू कुर्मी, आप अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के और गठबंधन को रिप्रेजेंट करेंगे। आपका भी राजू कुर्मी जी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं 80 अधिवेशन में। और इसके साथ ही प्रमोद द्विवेदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद द्विवेदी जी आपका। और क्योंकि जैसे ही बीजेपी के गेस्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया तो तालियों की आवाज वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसीलिए ये सवाल तो बनता है आप सब लोगों से। ये बताइए कि साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ से चुनी गई, उसके बाद यहाँ पर विकास का काम क्या आप सब लोगों ने आगे बढ़ता देखा? एक बार मुझे सब बता दीजिए। लेकिन उसके साथ ही मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। 2 नारे यहाँ पर जो सुनाई पड़ते हैं और वो 2 नारे जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक ये कि चौकीदार चोर है और दूसरा मैं भी चौकीदार। इसीलिए ये मुद्दा गर्म है, क्योंकि अब तो राहुल गांधी ने भी कोर्ट में मान लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने चुनावी जोश में कह दिया था कि प्रधानमंत्री चोर है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। बहरहाल मैं चाहूंगी कि नारेबाजी ना हो। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूं, सवालों की हम बात करेंगे, विकास के साथ शुरुआत करते हैं। सर आप मुझे बताइए, साध्वी निरंजन ज्योति यहां से चुनी गई, मोदी लहर में जीती तो थी, लेकिन आपकी सांसद महोदया ने काम किया यहां पर विकास का? माननीय सांसद जी को हम लोग फोटो में देखते हैं, अभी सामने से देखा नहीं। सामने से नहीं देखा, ये भी बड़ी बात है। 5 साल बीत गए, सामने से नहीं देखा। आपने देखा साध्वी जी को? जी नहीं, कभी क्षेत्र में कभी पहुंचते ही नहीं है। क्षेत्र में कभी नहीं पहुंचती कभी नहीं पहुंचती। काका आप बताइए, आपने देखा साध्वी जी को? आपने देखा? अच्छा, किसी ने देखा क्या? मुझे अलग से बताइए अगर किसी ने। यहाँ की सांसद महोदया को किसी ने देखा नहीं तो जाहिर बात है
भी सवाल है, तो सबसे पहला सवाल तो बीजेपी से बनता है। सर मुझे ये बताइए कि अब इससे तो आपको ये बहस कैसे जाने वाली है इसका एक अंदेशा हो ही गया होगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ से मैदान में फिर से उतारी जा रही हैं, 5 साल में ये लोग उन्हें नहीं देख पाए, तो आगे आने वाले 5 साल में देखेंगे काम होगा या नहीं होगा, तो कहीं हार का सामना ना करना पड़े। देखिए ऐसा है, साध्वी निरंजन ज्योति जी 5 साल पूरे अपने क्षेत्र में रहीं और 5 वर्षों तक क्षेत्र में रही। उन्होंने गांव-गांव में जाकर गांव का भ्रमण किया है। ये जो लोग कह रहे हैं कि साध्वी जी को मैंने नहीं देखा, ये अपने चश्मे का लेंस ठीक करें। ये किस चश्मे से देख रहे हैं कि इतने लोगों को साध्वी जी रोज दिखाई पड़ती रहीं, लेकिन इन चंद लोगों को नहीं दिखाई पड़ती। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये ऐसी मानसिकता से ग्रसित हैं कि इनका चश्मा ही, इनके चश्मे का लेंस ठीक करना पड़ेगा, अपना देखें ठीक करके। हाँ ठीक है, चलिए मैं थोड़े से विकास के चश्मे की बात कर लेती हूँ और उसके लेंस की बात कर लेती हूँ। 5 काम मुझे आप ये गिना दीजिए जो साध्वी निरंजन ज्योति ने यहाँ की जनता के लिए किए हों। मुझे मोदी जी की योजनाओं के बारे में नहीं जानना है, मुझे साध्वी जी के कामों के बारे में जानना है। देखिए, फतेहपुर जनपद में जो कल्पना नहीं की गई थी, आज़ादी के बाद जब जो चीज़ सोची नहीं गई थी कि हमारे फतेहपुर जैसे पिछड़े जनपद में मेडिकल कॉलेज होगा, उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना साध्वी निरंजन ज्योति जी ने किया है। पूरे जनपद के अंदर 64 टंकी निर्मल नीर योजना के तहत 64 टंकियां दी गई हैं। केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित हमारे यहाँ स्वीकृत है, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होगी। ऐसी तमाम जनपद की सड़कें जिनका जो जीर्ण शीर्ण थी, टूटी थी, हाँ। उन मार्गों का दुरुस्तीकरण किया गया है, हाँ। उनको ठीक किया गया है, नए मार्गों को बनवाया गया है। ऐसे तमाम और गंगा के किनारे 8 घाटों पर पक्के घाटों का निर्माण किया गया ताकि लोग जाएं और अपनी आस्था से वहां लोग जुड़ें। इस तरीके से अनेकों काम हैं। मैं अगर काम गिनवाने लगूंगा आपको तो फतेहपुर जनपद के ऐसे काम गिनवा सकता हूं जिससे कि लगभग 3-3.5 लाख लोग हमारे प्रभावित हुए। इन्होंने जो जो काम गिनाए उस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक रिएक्शन मैं मेहमानों से और ले लेती हूं। सर अब आप ये बताइए कि आपकी तरफ से जो कैंडिडेट होने चाहिए थे, यानी कि जिनका आपने ऐलान तो कर दिया लेकिन फिर आप चल दिए महागठबंधन की राह, उनका टिकट कट गया, नाराज हुए, कांग्रेस में चले गए, उन्होंने टिकट दे दिया। अब ये बताइए, ये नाराजगी जनता ना देगी तो क्या करेगी फिर? गठबंधन हमने पहला गठबंधन नहीं किया। जो हम पर आरोप लगाते हैं गठबंधन का, 43 दलों से जो लोग 43 दलों से, और जैसा कि 43 दलों के गठबंधन वालों को हमसे पूछने का राइट नहीं। पहला 2 दलों का गठबंधन, 3 दल मिलकर हम उत्तर प्रदेश पर गठबंधन किए। मैंने आपके गठबंधन पे सवाल नहीं किया सर, मैंने आपके कैंडिडेट जिसको घोषित कर दिया था और फिर क्योंकि गठबंधन हो गया उनका टिकट काट दिया, नाराज हो गए वो, मैंने तो उस पे सवाल किया। गठबंधन पर जब 2 दलों का गठबंधन होता है, सीट समझौते पर बसपा को जल्दी क्या थी आपको? कैंडिडेट रुक जाते थोड़ा घोषित करने के लिए। परिस्थितियों की बात होती है, इस पर तो कोई सवाल नहीं, जनता तय करेगी। वो बसपा के कोटे पर गई, उस पर हमारा अधिकार। आपको लगता है कि इसकी वजह से आपके कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? 1% नाराज नहीं है, 1% कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे। अब आप बताइए कि उनकी तरफ से जो आए, आपने क्या सेफ गेम प्ले किया उन्हें टिकट देकर? बिल्कुल नहीं। इस देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियां हावी हैं, इस देश की जड़ों को तोड़ने खोदने का काम कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सारे जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल शक्तियां थी, संविधान को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे थे। हमने इस मुद्दे को लिया, हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने इस तरीके का काम किया है। और ये देश हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारे पर है। जहां तक केंद्रीय विद्यालय, गैस पाइपलाइन और मेडिकल कॉलेज की बात है, 2 महीने पहले 4 ईंटें रखकर एक फीता काटा गया। क्या वो देश देख नहीं रहा था? फतेहपुर की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया गया। 2 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर फीता काट देना कौन सी बड़ी बात है? ठीक, आपने जो है संवैधानिक व्यवस्था की बात की, तो संवैधानिक व्यवस्था की बात करते करते मुझे वो सीन याद आ गया जब राहुल गांधी पन्ना फाड़ के
मुंह पे फेंक देते हैं। मुझे उस संवैधानिक व्यवस्था की याद आ गई जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए बयान को बाहर तोड़ मरोड़ के रैली में पेश करते हैं और उसके बाद उन्हें खेद जताया जाता है। बहरहाल मुद्दों की फटाफट से हम बात कर लेते हैं। जरा मुझे ये बताइए, काम की शुरुआत कर लेते हैं आप ही के साथ। ये बताइए, यहाँ पर एनक्रोचमेंट की बड़ी समस्या थी, फिर उसके बाद तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद बड़ा राजनीतिक रंग चीजों में देखने को मिला। क्या हुआ था यहाँ पर? सिर्फ यहाँ तोड़ फोड़ हुई है, विकास के नाम पर कोई भी एक विकास नहीं हुआ। मैं तो कर्मचारियों की बात करता हूँ। पुरानी पेंशन की मांग, आज तक मोदी जी केवल रेडियो में मन की बात की, कभी कर्मचारियों की नहीं सुना। हम लोगों ने साध्वी निरंजन ज्योत के आवास में करीब 4000 कर्मचारी जुटा रहा। वो यहाँ तक कि वो अब हम लोग एप्लीकेशन तक लेने नहीं, हमारी समस्या नहीं सुनी गई। हम दिल्ली तक गए, लेकिन मोदी ने कभी पुरानी पेंशन की बात नहीं की। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पुरानी पेंशन बंद किए और उसी पुरानी पेंशन में पूरा जीवन यापन किए। समझ रहे ना आप मेरी बात? और रही बात मेडिकल कॉलेज की, ये उस मेडिकल की बात करते हैं। फतेहपुर में एक ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर का मतलब होता है या तो मरीज ठीक होके जाता है या तो मर के जाता है। उस ट्रामा सेंटर में आप चले जाइए, एक भी डॉक्टर नहीं है। और जो यहाँ का मेडिकल होता है वो कौशाम्बी रिवर होता है, एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है पूरे फतेहपुर में। अस्पतालों में डॉक्टर हैं, ट्रॉमा सेंटर का क्या हाल है? डॉक्टर तो कमियां तो रहे, लेकिन धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। धीरे धीरे हो रही हैं। हाँ, मतलब इकट्ठा काम तो हो पूरी रहा है नहीं की जा आपके हिसाब सकती से। है। हाँ। इकट्ठा तो पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन डॉक्टरों की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरी हो ठीक है। फतेहपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी। सीवर लाइन के लिए हर चुनाव में हर नेता वादा करता है, और इनकी सरकार उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगहों में इनकी सरकार है, लेकिन सीवर लाइन की व्यवस्था आज तक सरकार नहीं करती है। केवल जुमलेबाजी में इनकी सरकार चलती रही है। पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा, 70 साल में तो ये फीता भी नहीं काट पाए। दूसरी चीज ये बहुत अहम बिंदु में बात करूं, इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। अब ये बताइए, कोई का घर बन रहा है तो उसका पता वही बना सकता है, तो विपक्ष में बैठे इनको तो लगेगा कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी का आंकड़ा आज के डेटा में साफ दिखा रहा है कि 2 करोड़ नौकरी, और सुनिए मैं कोट अनकोट करके कह रही हूँ, नौकरी और रोजगार, क्योंकि आप दोनों को कंबाइन करेंगे अभी, लेकिन राष्ट्रवाद और बेरोजगारी वर्सेस मुद्दा ना हो जाए यहाँ पर। देखिए, अभी मेरे सहयोगी साथी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने सांप्रदायिक शक्ति का इशारा किया। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां जैसे मुसलमान हैं तो उनको हम सर आंखों पर रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर इस देश के किसी हिस्से पर ओवैसी जैसे लोग ईसा अल्लाह भारत के टुकड़े होंगे कहने वाले मुसलमान होंगे, तो उनको बर्दाश्त भी हम लोग नहीं करने वाले। और साध्वी प्रज्ञा को बर्दाश्त कर लेते हैं आप लोग, हैं? लेकिन मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं, कैसे सर? 2014 आप जब दूसरों के बयानों की बात करेंगे तो आपकी पार्टी की अपने में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? साध्वी प्रज्ञा की क्यों नहीं बात होनी चाहिए? मेनका गांधी जो वोट प्रतिशत के हिसाब से विकास की बात करती है, योगी आदित्यनाथ जिनको इलेक्शन कैंपेन एक चेतावनी देता है, वो फिर जब दोबारा रैली करते हैं तो वही बात करते हैं जिसके लिए उन्हें टोका जाता है। क्यों? इलेक्शन कमीशन आपके लिए अलग है क्या? माननीय योगी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे उनको टोका जाना चाहिए। आपको माननीय योगी जी की बातें कानों तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन आपको आजम खान की बातें कानों तक पहुंचेंगी। हमें आजम खान की पहुंचेंगी। हम एक उदाहरण और देना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग इस देश के राष्ट्रपति बने तो उनको किसने बनाने का काम किया था? आपने फिर बात को वहीं लेकर गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दे रहा हूं मैडम, लेकिन अगर इस देश के अंदर हमारे सैनिकों के ऊपर कोई हमला आतंकवादी करता है तो ऐसे देश के अंदर घुस करके भी स्ट्राइक करने का काम हमारी सरकार करती है। आतंकवादियों को देश जरूर जवाब देगा अगर आतंकवादी घुसते हैं तो, लेकिन अगर शहीद पर आपकी साध्वी प्रज्ञा टिप्पणी करती हैं तो आप उनको जवाब नहीं देंगे, वो व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा कर लेंगे उससे। देखिए, ऐसा है, साध्वी प्रज्ञा जी ने जो भी टिप्पणी की होगी वो निश्चित रूप से एक योग्य और विद्वान है, उन्होंने सोच समझ कर ही की होगी। मतलब ठीक, आप रुक जाइए, वो योग्य हैं और वो विद्वान हैं, मतलब उनकी टिप्पणी से आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, उन्होंने जो टिप्पणी की होगी निश्चित रूप से वो सोच समझ करके और कुछ जानकारी के अनुसार की होगी। उन्होंने, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी की है जिससे देश के अंदर या देश के लोगों की भावनाओं पर कोई हेमंत करकरे जो शहीद हैं उनको श्राप देने की बात उन्होंने की। वो कहती हैं कि मैंने श्राप दिया था इसीलिए उसका ये हश्र हुआ, और आपको वो विद्वान नजर आती है। ये उनकी व्यक्तिगत बात है, बस ये उनकी यही तो बात है।
यही तो बात है आप लोगों की कि आपकी पार्टी का कोई घटिया बयान दे दे तो वो व्यक्तिगत राय, उनका लेकिन और कोई हेमंत और बयान करारे दे जी के दे बीच तो में आप घेर लेंगे उनको। क्या अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर चौकीदार है और इस बार का चुनाव जो है वो चौकीदार के नाम पर लड़ा जा रहा है। जरा ये चौकीदार क्या कहता है आप मुझे बता दीजिए। हाँ देखिए बंधुओं, आप लोग शांत रहिए। नहीं बोलिए सर, चौकीदार क्या कहता है वो तो बताइए। हमारा देश आजाद होने के बाद हमने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने को चौकीदार कहे। वो चौकीदार हकीकत में है और विपक्ष पार्टी उसको चौकीदार चोर है कहती है। हम भी यहाँ चौकीदार हैं, चोरों की सुरक्षा के लिए लगाए गए, परंतु चौकीदार राजा है और चौकीदार भी है, दोनों बातें। यदि उनकी सरकार रही तो उनकी जो भावी कल्पना है वो आगे पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये है फतेहपुर के एक चौकीदार और ये है फतेहपुर की जनता, फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में जहां पर समस्याएं ड्रेनेज से लेके सीवर लाइन तक की हैं, रोजगार, शिक्षा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है काम हो रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि काम अब भी पेंडिंग है, यानी कि काम अभी होना बाकी है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रामीण वोटर है। जब वोटिंग करने के लिए लोग निकलेंगे तो देखना होगा कि ग्रामीण वोटर किस तरफ जाता है। मेरे साथ फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से इतना ही, पहुंचेंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र, जानेंगे वहां पर जनता का रिपोर्ट कार्ड 80 अधिवेशन में।